इन्वेस्ट ऑप्शन की 16वीं वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपको साधारण मांग वक्र और क्षतिपूरक मांग वक्र के बीच अंतर कराएंगे। साथ ही साथ हिक्स का उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उपयोगिता विश्लेषण का क्रम, जो मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण है और हिक्स का उपयोगिता विश्लेषण है, उसके बीच में तुलना करेंगे। इसके अलावा वीडियो नंबर 17 और 18 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं साधारण तथा क्षतिपूरक मांग वक्र के बारे में, जिसको ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटेड डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, टॉपिक को समझाऊं उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको जरूर याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको टॉपिक समझने में आसानी रहे। सबसे पहला तो मांग वक्र क्या होता है, हमें आपको यह समझाना है। तो मांग वक्र के बारे में सबसे पहले आपको समझना है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेवल पे आ गए हो तो आपको सब कुछ पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि मांग वक्र दो चीजों में रिलेशन को दिखाता है, कीमत और मात्रा में। यानी कि ये मांग वक्र दिखाता है कि अगर कीमत में कमी होती है, मान लीजिए प्राइस जो है वो P0 से घटकर P1 हो जाता है, तो जो क्वांटिटी है वो Q0 से Q1 हो जाएगी। और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा डिमांड कर्व है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने वाली बात ऐसी है नहीं। अब जब हम बात करते हैं कि कीमत में कमी होने से जब मांग में वृद्धि हो रही है तो वो क्यों होती है, ये हम जानने की वजह है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वजह से मांग बढ़ती है तो उसका मतलब उसमें दो इफेक्ट शामिल होते हैं। एक तो होता है इनकम इफेक्ट, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दो प्रभाव शामिल होते हैं, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट जो होता है वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जोड़ होता है। तो जब हम बात करते हैं साधारण मांग वक्र की, तो उसके अंदर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों शामिल हैं। ऑलरेडी हमने जितने भी मांग वक्र अभी तक बनाए वो सारे के सारे आप कह सकते हो साधारण मांग वक्र हैं। लेकिन जब हम किसी तरीके से इनकम इफेक्ट को समाप्त कर दें तो क्या बचेगा, केवल बचेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी किसी तरीके से अगर हम प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट को खत्म कर दें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर की इनकम को हमें वापस करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास दो मेथड ऑलरेडी हैं, एक तो हिक्स का मेथड है, दूसरा स्लेस्की का मेथड है। दोनों मेथड हमारे पास हैं, स्लेस्की दो मेथड हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी तरीके से इनकम इफेक्ट को हटा दें, इनकम इफेक्ट को खत्म कर दें, तो जो बचेगा वो केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचेगा। और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो डिमांड का डेरिवेट होगा उसी को हम बोलेंगे क्षतिपूरक मांग वक्र। देखिए, जब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्षतिपूरक मांग वक्र मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं, फिर जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ लेंगे। देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा प्राइस है, कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये हमारी बजट लाइन है, मान लीजिए बजट लाइन का नाम हम देते हैं AB, शुरुआती बजट लाइन है AB नाम से। और यहां पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। चलिए थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं A, या इसको नाम दे देते हैं, चलिए कोई नाम और दे देते हैं, इसको नाम मान लीजिए हमने दे दिया X। तो इसका मतलब यह हुआ ये IC1 है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि कंज्यूमर जो है वो अब कितनी कंज्यूम गुड्स यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है मान लीजिए X0, इतनी क्वांटिटी यूज कर रहा है। और हम ये मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो P0 है, तो इसका मतलब प्राइस P0 पर क्वांटिटी को वो X0 यूज कर रहा है। इतनी सिंपल सी बात है, इसको हम स्मॉल a के नाम से डिनोट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए प्राइस में कमी आती है। प्राइस में कमी आने से सबको पता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि प्राइस में कम होने से ये जो बजट लाइन है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। आप इंडिफरेंस कर्व में कई बार पढ़ चुके हो कि ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर अब पहले से ज्यादा गुड्स खरीद पाएगा। यानी कि जैसे ही प्राइस में कमी होती है, नंबर 1, प्राइस में कमी होने से कंज्यूमर अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मान लीजिए इस जगह पर आ गया, इसको बोलते हैं IC2, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम Y पर है।
यानी कि कंज्यूमर जो है वो अब कितनी क्वांटिटी यूज कर रहा है, वो क्वांटिटी यूज कर रहा है X1। इसका मतलब ये हुआ कि P1 प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी यूज कर रहा है, X1। अगर आप इसको जोड़ देते हैं, इस कर्व को जोड़ देते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व, और ये ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है, ये साधारण मांग वक्र है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर हम किसी तरीके से इनकम को कम कर देते हैं, तो इनकम को कम करने के लिए हमारे पास कंपनसेशन वेरिएंस है, जो कि हिक्स का सुझाया हुआ है। इसके अलावा हम सिलेस्की मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको हिक्सन मेथड का यूज कर रहा हूं, और हिक्सन मेथड के लिए मैं आपको ग्रीन कलर के पेन का यूज कर रहा हूं। हिक्सन कहता है कि कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से कम किया जाए कि कंज्यूमर इस लेवल पे वापस आ जाए। देखिए बी पॉइंट पर हम एक लाइन खींच देते हैं, हालांकि इंटरसेक्ट नहीं किया तो दोबारा से खींचते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके की लाइन बनाते हैं जो कि पैरेलल होती है। यानी कि ये हमारी हो गई A2 और B2, ठीक है जी, इसको हम B1 नाम दे देते हैं। अब इस केस में कंज्यूमर ने, क्योंकि इनकम इफेक्ट खत्म हो चुका है, यानी कि देखो बार बार वही चीज समझाने में कोई मजा नहीं आएगा। हम ऑलरेडी जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व पढ़ के आ चुके हैं कि जब आप इनकम को कम करते हो तो इनकम कम करने से आपकी जो लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल पैरेलली नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका Z पर आया, Z पर आया, जो कि X2 क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए X2 क्वांटिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इनकम इफेक्ट को किसी तरीके से हटा दो तो जो डिमांड है वो इस B पर ना आके इस C पॉइंट पर आएगी, इस वाले पॉइंट पर आएगी। यानी कि इतनी डिमांड आपकी आएगी C पॉइंट पर। अगर आप इसको इंटरसेक्शन कर देते हो, इस तरीके से डिमांड दोनों को मिला देते हो, तो यह कहलाएगा आपका क्षतिपूरक मांग वक्र। क्षतिपूरक मांग वक्र, कितनी सिंपल सी बात है। क्या डिफरेंस है दोनों में? जब हम साधारण मांग वक्र निकालते हैं तो उसके अंदर हम प्राइस इफेक्ट को पता करते हैं, यानी कि प्राइस इफेक्ट पता करने की वजह से इसमें इनकम इफेक्ट भी शामिल है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी शामिल है, दोनों इफेक्ट शामिल हैं। लेकिन जब हम क्षतिपूरक मांग वक्र निकालते हैं, जब हम कंपनसेटेड डिमांड कर्व निकालते हैं, तो केवल और केवल ये जो इफेक्ट बचेगा, ये प्राइस इफेक्ट की वजह से जो डिमांड चेंज हुई है उसी की वजह से निकालते हैं बच्चों। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई और मेथड नहीं है। इसीलिए इसको हिक्सियन कंपनसेशन डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। यही सारी बातें बच्चों लिखी हुई हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूं जिससे कि आपको कोई कंसेप्ट में अगर कोई कमी रह गई हो तो वो आपको समझ में आ जाए। कीमत के घटने से मांग में वृद्धि होती है जबकि मौद्रिक आय स्थिर रहे, इसे साधारण मांग वक्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कीमत घटी मांग बढ़ी, इससे जो मांग में वृद्धि हुई उसे साधारण मांग वक्र कहते हैं। इसमें आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों शामिल है। क्षतिपूरक मांग वक्र कीमत में कमी के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है जबकि वास्तविक आय स्थिर है। देखिए दोनों में अंतर समझिए, देखिए दोनों में अंतर समझिए। यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे वास्तविक आय स्थिर है। वास्तविक आय का मतलब क्या हुआ, वास्तविक आय स्थिर रहने का क्या मतलब हुआ? वास्तविक आय स्थिर रहने का मतलब है कि अगर किसी वजह से कीमत में कमी आती है तो उसकी आय में इतनी कमी की दी जाती है, मौद्रिक आय में उतनी कमी कर दी जाए जिससे कि उपभोक्ता पुरानी वापस स्थिति में वापस आ जाए, जिसकी वजह से मांग में जो परिवर्तन आएगा उसे क्षतिपूरक परिवर्तन कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए यहां पे वही बात आपको समझाई हुई है, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं कि ये ए से लेके जो बी तक आपने किया, ये क्या है, आपका इनकम को कम कर दिया, यानी कि आपने क्षतिपूरक परिवर्तन कर दिया जिसकी वजह से आप सी पॉइंट पर आ गए। तो ये जो लाइन है, ये वाला, ये कहलाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये है हमारा इनकम इफेक्ट, और ये पूरा का पूरा हमारा है प्राइस इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो डिमांड कर्व में जो चेंज आया उसको बोलते हैं क्षतिपूरक मांग वक्र, और जो ओवरऑल डिमांड में चेंज आया उसको बोलते हैं साधारण मांग वक्र। तीन बातें आपको याद रखनी है बच्चों, याद रखना। साधारण मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से अधिक चपटा होगा। जो साधारण मांग वक्र है वो अधिक चपटा होगा, क्षतिपूरक मांग वक्र कम चपटा होगा, लेकिन ये केवल सामान्य वस्तु की स्थिति में लागू होता है। अगर वस्तु घटिया है तो घटिया वस्तु की स्थिति में क्षतिपूरक मांग वक्र अधिक चपटा होगा जबकि साधारण मांग वक्र कम चपटा होगा। ये आप याद रखिएगा। घटिया वस्तु का डायग्राम आप बनाना चाहें बना सकते हो। घटिया वस्तु की स्थिति में जो बी पॉइंट है वो इसके बीच में आएगा, जिसकी वजह से जो साधारण मांग वक्र है वो भी डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन साधारण मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से अधिक चपटा होगा। आप चाहोगे तो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, मैं बना के दिखा देता हूं। आप चाहोगे क्या, आपको कैसे मुझे कैसे पता चलेगा आप चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? देखिए
सिंपल तरीके से आपका जो बी पॉइंट है वो इस पॉइंट पर आएगा, इस वाले 11 पॉइंट पर आएगा, आपको समझना है इस वाले पॉइंट पर आएगा, और जब इस वाले पॉइंट पर आएगा तो आपको जो साधारण मांग वक्र बनेगा वो अधिक तीव्र ढाल का बनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरा आपको याद रखना है कि साधारण मांग वक्र की स्थिति में मौद्रिका स्थिर रहती है। साधारण मांग वक्र की स्थिति में जो मौद्रिका है वो स्थिर रहती है, यानी कि कीमतों को कम कर दिया जाता है तो उससे मौद्रिका जो है वो स्थिर रहती है, जबकि क्षतिपूरक की स्थिति में केवल वास्तविका स्थिर रहती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा घटिया वस्तु की दिशा में क्षतिपूरक मांग वक्र अधिक चपटा होगा। यही सारी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो की सहायता से मैं आपको हिग्स का उपभोक्ता बचत की अवधारणा को समझाने का प्रयोग करूंगा। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने मार्शल का उपभोक्ता बचत भी पढ़ाया हुआ है, एक बार उसका कंपैरिजन भी हम कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि हिग्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैल्यू एंड कैपिटल, उसमें उन्होंने अनादिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता बचत की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया। हिग्स के अनुसार उपभोक्ता अधिशेष उपयोगिता के आधार पर नहीं बल्कि आय में परिवर्तन के आधार पर मापा जाना चाहिए। यानी कि मार्शल ने उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता बचत बताई, जबकि हिग्स ने आय में परिवर्तन के आधार पर उपभोक्ता बचत की अवधारणा को समझाया। उन्होंने मार्शल की जो सीमांत उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता बचत की अवधारणा है उसको उन्होंने आलोचना की। तो मैं आपको सबसे पहले दोनों में अंतर बता देता हूं, क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं मार्शल की। तो मार्शल क्या कहता है? मार्शल कहता है कि किसी वस्तु के लिए जो कीमत वो देने को तैयार है, कीमत जो देने को तैयार है यानी कि एक तरीके से वो उपयोगिता हो गई उसकी, और जो वो कीमत वास्तव में दे रहा है, वास्तविक कीमत, इसके बीच का अंतर ही उन्होंने उपभोक्ता बचत कहा। हिग्स ने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसने कहा कि ये अवधारणा गलत है। तो हिग्स की अवधारणा क्या है उपभोक्ता बचत की, वो मैं डायग्राम, जो ये वाला डायग्राम है उसको समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और यहां पे आपको डायग्राम क्या कहना चाहता है इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, समझिएगा बात को। हम सिंपल मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय 100 रुपए है, उपभोक्ता की आय 100 रुपए है और कीमत से वो अज्ञान है, कीमत से वो अज्ञान है, यानी कि उसको कीमत का ज्ञान नहीं है। लेकिन उपभोक्ता जो है वो 100 रुपए में उसकी जो मांग है वो 10 इकाई है, यानी कि उपभोक्ता की आय 100 रुपए है, उसको 10 इकाई वस्तु खरीदनी है। उसको कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूं, उसको कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय 100 रुपए है। अब आय को 100 रुपए हम इस तरीके से दिखाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, चलिए इसको 20 मान लेते हैं, 20, 40, 60, 80 और 100। ये उपभोक्ता की आय है। क्योंकि उसको कीमत के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम वाई एक्सिस पे हम नहीं डाल सकते कुछ भी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता का जो इंडिफरेंस कर्व है, स्टार्टिंग इंडिफरेंस कर्व ये वाला है, ये वाला इंडिफरेंस कर्व है, ये स्टार्टिंग इंडिफरेंस कर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर, एक पॉइंट लगा लेते हैं हम ए पर, यानी कि कंज्यूमर चाहता है 10 इकाई खरीदना और उसके पास 40 रुपए रहने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता 60 रुपए देने को तैयार है, 60 रुपए देने को तैयार है, और इतने रुपए वो अपने पास रखने को तैयार है, 40 रुपए। यानी कि इस कॉम्बिनेशन में अगर हम बनाएं इंटरफ्रेंस कर्व के थ्रू तो हम लिखेंगे 40, 10, ये उसको कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसका मतलब उसकी आय 40 है, मतलब उसके पास जो इनकम बचेगी, आय बचेगी वो 40 है और वस्तु जो मिलेंगी वो 10 है। ये मतलब है इसका। मतलब ये दोस्तों आय का इसका मतलब ये है कि वो यहां से लेके यहां तक पैसे खर्च करने को तैयार है, यानी कि वो 60 रुपए खर्च करने को तैयार है। और कितनी वस्तु पाने के लिए? 10 वस्तु पाने के लिए।
इसका मतलब उसका जो कॉम्बिनेशन है वो 40-10 का है। इसका मतलब अगर वो ए को चुनता है तो उसके पास 40 रुपए होंगे और 10 वस्तु होंगी। बेसिकली मतलब ये है। अब जब ये तब है जब उसे कीमत के बारे में जानकारी नहीं थी। अब कीमत के बारे में मान ली जानकारी हो गई है, उसको कीमत के बारे में जानकारी हो गई बाजार में जाने से, तो उसको पता चला कि ये वाला जो है दिस वन, इसका मतलब वस्तु जो है वो मात्र 4 रुपए की है। ये उसकी कीमत लाइन है, यानी कि 4 रुपए का मतलब है कि वो मैक्सिमम जो वस्तु खरीद सकता है 100 रुपए में, वो खरीद सकता है 25 वस्तु खरीद सकता है। 4 रुपए पर यूनिट की वस्तु है, 4 रुपए पर यूनिट की वस्तु है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको इसको पाने के लिए, यानी कि इसको पाने के लिए ये इंडिफरेंस कर्व हुआ, यानी कि अब उसको इसको पाने के लिए केवल 70 रुपए या 60 रुपए खर्च करने की जरूरत है। यहां पे हम ले लेंगे 60 रुपए खर्च करने की जरूरत है। इसलिए ये जो हिस्सा है ये वाला, यही उपभोक्ता बचत कहलाएगा। मैं एक बार आपको फिर से समझा दूंगा, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। उपभोक्ता बचत की अवधारणा क्या है कि मान लीजिए उपभोक्ता की आय है 100 रुपए, मांग जो है एक्स वस्तु की मांग जो है वो 10 रुपए है। इसके लिए उपभोक्ता जो है वो तैयार है देने के लिए, तैयार है आय देने के लिए 60। इसका मतलब उसके पास जो कॉम्बिनेशन बचेगा वो बचेगा 40 और 10 का। ये पहला कॉम्बिनेशन बचता है। अब कीमत की जानकारी उसको हो जाती है बाजार में जाने से। कीमत मान लीजिए 4 रुपए है, तो जब कीमत 4 रुपए है तो इसका मतलब है कि उसको एक्स वस्तु की 10 इकाइयां कितने में मिल जाएंगी, मात्र 40 रुपए में मिल जाएंगी। यानी कि अब जो उसके पास कॉम्बिनेशन बचेगा वो 60 का और 10 का बचेगा। इस स्थिति में जो उपभोक्ता बचत होगी, उपभोक्ता बचत जो होगी वो 20 रुपए होगी। तो यही तो बात वो कह रहा है, यही बात तो कह रहा है। यानी कि हिक्स के अनुसार उपभोक्ता अधिशेष को उपयोगिता के आधार पर नहीं बल्कि आय में परिवर्तन के आधार पर मापा जाता है। यानी कि कितना आय में परिवर्तन हुआ, आय जो है वो 20 रुपए बची, उसी के आधार पर जो बचेगा उसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं। मैं एक बार डायग्राम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, समझना क्या है कि हाँ, सबसे पहले हमें आय के बारे में जानकारी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे को आय के बारे में जानकारी नहीं है। जैसा इसने बनाया मैं वैसे डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं कि मान लीजिए उपभोक्ता की आय OM है और आय के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है जो बता रहा है कि उपभोक्ता OQ वस्तु पाने के लिए AB, M से लेके B तक ये त्यागने को तैयार है। यानी कि ये त्याग है, ठीक है जी, ये त्याग है, इतना त्यागने को तैयार है। अब उसको कीमत के बारे में जानकारी हो जाती है। इसका मतलब कीमत के बारे में जानकारी होते ही बजट लाइन बन जाएगी। अब इसको पाने के लिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो ये वाला आएगा, IC2। इसका मतलब सेम चीज पाने के लिए अब उसको पहले से कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि पहले वो कितना खर्च करने को रेडी है, वो खर्च करने को तैयार है आय का M से लेके B तक, लेकिन वास्तव में वो कितना दे रहा है M से लेके A तक। तो ये जो बचत है आय की, ये वाली बचत, यही कहलाएगा उपभोक्ता बचत AB। तो इसका मतलब उन्होंने उपभोक्ता बचत को आय की सहायता से मापने का प्रयास किया। यानी हिक्स के अनुसार उपभोक्ता अधिशेष वो अधिकतम धनराशि है जिसे उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसी संतुष्टि स्तर बना रख सके। इसी प्रकार हिक्स का उपभोक्ता अधिशेष मापनीय और अधिक यथार्थवादी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उपभोक्ता हिक्सियन उपभोक्ता बचत का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हिक्स का इंडिफरेंस कर्व अप्रोच मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण से किस तरीके से श्रेष्ठ है। तो सबसे पहला है मापन की प्रकृति, कार्डिनल ऑर्डिनल। देखिए, जो मार्शल हैं उन्होंने कार्डिनल अप्रोच का प्रयोग किया। उनका ये विश्वास था
कि उपभोग एक मनोवैज्ञानिक और व्यक्ति पूरक विचार है। उपयोगिता को मापा जा सकता है इनको में, लेकिन ये वास्तविक जीवन में सही नहीं है, क्योंकि उपयोगिता को किसी भी तरीके से मापना लगभग असंभव है। इसी तरीके से हिग्स ने जो विचार दिया वो क्रमबद्धता का दिया। इसके अंदर उपयोगिता को मापने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बल्कि ये बताना होता है कि उपभोक्ता किसको ज्यादा पसंद करेगा, किसको कम पसंद करेगा। यानी कि पूरी तरीके से हिग्स की ये जो पद्धति है ये ज्यादा यथार्थवादी है, ज्यादा। तो दूसरी इसकी श्रेष्ठता ये है कि जो हिग्स का अनादिमान वक्र विश्लेषण है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर नहीं मानता, जबकि मार्शल के द्वारा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया। देखिए, मार्शल का विचार कहता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का अधिक उपभोग करते हो वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती है, लेकिन आप जो मुद्रा पे कर रहे हो उसको पे करने की वजह से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़नी चाहिए। लेकिन विश्लेषण, मार्शल के विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया गया है, जो कि गलत विचार है। हिग्स ऐसा नहीं मानते, इसीलिए वो आय प्रभाव के अप्रोच को प्रेजेंट करने में सक्सेसफुल रहे। तीसरा इसका कह सकते हैं गिफिन वस्तुओं की व्याख्या। जो मार्शल की पद्धति है वो गिफिन वस्तुओं के विश्लेषण को नहीं प्रेजेंट करती, यानी कि मार्शल कभी भी ये नहीं बताता कि कौन सी वस्तु गिफिन है, कौन सी वस्तु सामान्य है, वो केवल सामान्य वस्तुओं के विश्लेषण करता है। जबकि हिग्स का अप्रोच जो अनादिमान वक्र विश्लेषण है वो सामान्य वस्तु के अलावा गिफिन वस्तु की भी व्याख्या करता है। यानी कि मांग वक्र क्यों धनात्मक होता है उसको समझाने के लिए उन्होंने प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव की क्षमता के बारे में विश्लेषण किया। इसके अलावा कीमत प्रभाव का विभाजन की बात करें दोस्तों, तो मार्शल का विचार केवल कीमत प्रभाव को मानता है। मतलब वो ये मानता है कि कीमत के घटने से मांग बढ़ जाएगी, लेकिन आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की विभाजन नहीं करता। हिग्स कीमत प्रभाव में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को विभाजन भी करता है। इसके अलावा मार्शल का जो विचार है वो पूरक वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु के बारे में कुछ नहीं कहता, वो केवल सामान्य वस्तु की बात करता है, सामान्य परिस्थिति के लिए लागू होता है। लेकिन जो हिग्स का इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है वो हमें बताता है कि पूरक वस्तु की स्थिति में जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप का होगा और प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में सीधी रेखा में होगा, डाउनवर्ड सीधी रेखा में होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि हिग्स का जो अप्रोच है वो मार्शल के अप्रोच से ज्यादा बेटर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।